नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बीजेपी में जेवीएम के मर्जर को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है। रांची के प्रभात तारा मैदान में कल अमित शाह के सामने बाबूलाल मरांडी घर वापसी करेंगे, लेकिन इससे पहले जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी पर बड़ा हमला बोला है। मंच सज रहा है, पोस्टर बैनर लग गए हैं, चौक चौराहों पर बीजेपी और जेवीएम का झंडा लहराने लगा है, यानी तैयारी पूरी है। रांची के प्रभात तारा मैदान में कल बीजेपी में जेवीएम के विलय की घोषणा की जाएगी। कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी का बीजेपी में स्वागत खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसका गवाह ओम माथुर समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता बनेंगे। वहीं कार्यक्रम में हजारों की संख्या में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। 12 बजे हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी भी शिरकत करेंगे और उस कार्यक्रम में झारखंड विकास मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में विलय की घोषणा होगी। बाबूलाल मरांडी की घर वापसी को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है, लेकिन जेवीएम के विलय से ठीक पहले जेवीएम ने बाबूलाल पर बड़ा हमला बोला है। जेवीएम ने बाबूलाल मरांडी पर सौदेबाजी का आरोप लगाया है। साथ ही बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में मैनहर्ट मामले की जांच कराने की धमकी दी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी में शामिल होने से पहले बाबूलाल मरांडी से विधायक पद से इस्तीफा देने की मांग की है। कह सकते हैं कि राजनीतिक सौदेबाजी शुरू से करते रहे, तो पिछली बार 6 विधायकों को भेजे, अब उनके पास में कोई चारा रह नहीं गया था, क्योंकि उनके 2 विधायक जाने को तैयार नहीं, तो उन्होंने खुद को ही भाजपा के हवाले कर दिया। करीब 14 साल के बाद एक बार फिर बाबूलाल मरांडी कमल का दामन थामेंगे। साथ ही उनकी जिम्मेदारी झारखंड में पार्टी को मजबूत करने की भी होगी। माना जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी विधायक दल के नेता बनाए जा सकते हैं। उपेंद्र के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। नेतृत्व क्षमता और सुशासन विषय पर आयोजित कार्यक्रम का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर लीडरशिप पॉलिसी एंड गवर्नेंस योजना के तहत उपराष्ट्रपति ने आर्यभट्ट सभागार में छात्रों को संबोधित किया। छात्रों को संबोधित करने के बाद वे राजभवन के लिए रवाना हुए। कल उपराष्ट्रपति जमशेदपुर जाएंगे, जहां वे टाटा ऑडिटोरियम में डाक टिकट का विमोचन करेंगे। नेतृत्व क्षमता और सुशासन विषय पर यह कार्यक्रम है। रांची से आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवसर मिला उन महान भावों के साथ, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य महान भावों के साथ नजदीक में बैठकर राजनीति में, प्रशासन में कुछ सीखने का मुझे सौभाग्य मिला है। आप लोग ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे, मैं बचपन में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का मेरा गांव का आगमन के बारे में जड़का यानी टांगा में बैठ के उनका आम सभा के बारे में अनाउंसमेंट करते थे। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 17 फरवरी को जमशेदपुर आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए आज मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें कोल्हान के डीआईजी कुलदीप द्विवेदी, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला समेत जिले के कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर शहर को किले में तब्दील कर दिया गया है। राष्ट्रपति महोदय का कल जमशेदपुर का परिभ्रमण का कार्यक्रम है और इस क्रम में एक्सेल राय ऑडिटोरियम में जमशेदपुर शहर के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में डाक टिकट के रिलीज़ का भी कार्यक्रम है। इसके निमित्त सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही साथ जो आवश्यक ट्रैफिक और रूट लाइनिंग के प्रबंध करने हैं वो भी किए जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिहर्सल का प्रोग्राम चल रहा है। जो भी स्टेक होल्डर्स और ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और हर चौक चौराहों पर जो यहाँ के सेंसिटिव इलाके हैं उन जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। जेवीएम से निकाले गए दोनों विधायकों ने कांग्रेस में जाने का ऐलान किया, लेकिन प्रदीप यादव को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा है। इरफान अंसारी ने प्रदीप को यौन शोषण का आरोपी बताते हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद छोड़ने की धमकी दी। प्रदीप यादव को लेकर कांग्रेस में घमासान। प्रदीप के खिलाफ इरफान अंसारी ने खोला मोर्चा। से हम लोग बिलोंग करते
जेवीएम से निकाले गए विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है। रांची के बनहोरा में बंधु तिर्की के आवास पर समर्थकों के साथ रायशुमारी के बाद दोनों ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। इस बैठक में डॉक्टर सबा अहमद समेत जेवीएम के सैकड़ों पूर्व कार्यकर्ता और बंधु और प्रदीप के समर्थक जुटे थे। अब दोनों विधायक अपने फैसले की जानकारी कांग्रेस आलाकमान को देंगे, जिसके बाद रांची में एक बड़ी रैली आयोजित कर हाथ थामेंगे। पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में विलय करेंगे और इसकी जानकारी हम कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को हम दे देंगे। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने हाथ थामने का ऐलान किया है, लेकिन प्रदीप यादव को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा है। इरफान अंसारी ने प्रदीप यादव को यौन शोषण का आरोपी बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर वो आज कांग्रेस भवन भी पहुंचे थे, लेकिन काफी मान मनोवल के बाद फिलहाल उन्होंने इस्तीफा नहीं देने का फैसला लिया। लेकिन इरफान ने साफ कहा कि जिस दिन प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल होंगे वो पद छोड़ देंगे। प्रदीप यादव जो है काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर वो पार्टी में आता है तो पूरा पार्टी तहस नहस कर देगा, सभी कार्यकर्ता इधर से उधर हो जाएंगे हमारे। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने इरफान अंसारी को पार्टी में प्रदीप को शामिल नहीं कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन हाल ही में प्रदीप ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान कांग्रेस आलाकमान से ग्रीन सिग्नल मिलने के संकेत दिए गए थे। ऐसे में देखना ये होगा कि पार्टी में मचे घमासान से कांग्रेस कैसे निपटती है। उपेंद्र के साथ नौशाद आलम, न्यूज 18 रांची। बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने जेवीएम का कांग्रेस में विलय करने की बात कही। बंधु तिर्की के आवास पर बैठक में विलय का फैसला लेने का दावा किया गया, जिस पर जेवीएम के केंद्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह ने कहा है कि कल बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जेवीएम के बीजेपी में विलय के कार्यक्रम में आने वाले लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए जेवीएम के निष्कासित विधायक बयान दे रहे हैं। दरअसल प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने बैठक कर जेवीएम के कांग्रेस में विलय करने की बात कही थी। पार्टी के निष्कासित विधायकों ने जिस प्रकार एक बैठक करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, यह बिल्कुल निंदनीय, घृणित, एकदम अशोभनीय हरकत है। वे नहीं चाहते हैं कि झारखंड विकास मोर्चा कल के जो कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जो हम लोग विलय करने जा रहे हैं, जहां लाखों लोग उपस्थित होंगे, उनको केवल दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। गिरिडीह में सरिया के फकीरा पहरी गांव में पिछले 6 दिनों में 9 लोगों की मौत हो गई। एक ही गांव में 9 लोगों की मौत से कोहराम मचा हुआ है। जहरीली शराब पीने से सभी की मौत होने का शक है, लेकिन इसकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। जहरीली जाम ने ली जान, 6 दिन में 9 की मौत, मौत से मचा कोहराम। 6 दिन में 9 लोगों की मौत से कोहराम मचा है। पूरे गांव के लोग सदमे में हैं। गिरिडीह में सरिया के फकीरा पहरी गांव में इन दिनों दहशत है। एक ही गांव में लगातार 9 लोगों की मौत ने लोगों को सन्न कर दिया है। दरअसल लोगों को शक है कि जहरीली शराब पीने से ही लोगों की मौत हुई है। हालांकि अधिकारी अभी कुछ भी कहने से साफ साफ बच रहे हैं। बाकी लोग उतने बुजुर्ग नहीं थे, एक का तो उम्र 19-20 साल की है, लेकिन उल्टी होकर के मृत्यु होना लोगों को दहशत में डाल दिया है, सशंकित कर दिया है कि कारण क्या हो सकता है। दूसरा ये कि गांव में अगर कोई शराब बेचता है तो उसको यथाशीघ्र बंद कराएं, क्योंकि अभी तक जो देखने में पाया गया है वैसा नहीं है कि डायरिया से मौत हुआ है। वहीं सरिया गांव में 9 लोगों की मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने तो यहां तक कह दिया है कि उन्हें 15 की मौत की सूचना मिली है और उन्होंने घटना पर दुख जाहिर किया। हालांकि जेएमएम नेता सफाई दे रहे हैं। तो अखबार में तो 10 की सूचना है मरने की, लेकिन आज जो पता चला शायद संख्या वो बढ़ करके 15 हो गई है ऐसी। तो ये बड़ा दुखद स्थिति है। और शराब और कहाँ इलीगल शराब बिक्री होता है, बनता है, ये स्पेशल ब्रांच ने सरकार को सूचना देती रहती है। इसके बाद भी सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की।
फिलहाल जहरीली शराब से मौत हुई या फिर कोई और वजह है, ये तो जांच के दायरे में है। लेकिन एक ही गांव में 6 दिनों में 9 लोगों की मौत ने लोगों को दहशत में जरूर डाल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से सुरेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेएमएम नेता और विधायक सुदिव्य सोनू ने बाबूलाल मरांडी के गिरिडीह में जहरीली शराब से मौत मामले पर कहा कि बाबूलाल मरांडी लाशों पर राजनीति न करें। मरने वाले लोगों के साथ हमारी संवेदना है और सरकार इस मामले की संजीदगी से जांच करा रही है। दोषियों पर जल्द ही कार्रवाई होगी। चलिए बढ़ते आगे, रुख करते हैं अगली खबर का, जो लातेहार के हेरहंज के एक गांव में आ रही है, जहां पिछले 3 महीने में 7 मासूम बच्चों की मौत मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया। साथ ही खास टीम का गठन कर मामले की जांच का आदेश दिया। 7 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी। सिविल सर्जन खुद सेरंदाग में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। साथ ही गांव के बच्चों की जांच की गई। इतना ही नहीं, बीमारी का पता लगाने के लिए गांव के 3 बच्चों के ब्लड का सैंपल लेकर रिम्स भेजा गया है। सिविल सर्जन ने कहा है कि किस बीमारी से बच्चों की मौत हो रही है, फिलहाल इसका पता नहीं चल पा रहा है। धनबाद के निरसा में अवैध कोयला खदानों में कोयले की चोरी करने के दौरान अब तक कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। पुलिस और प्रशासन के लिए ये घटना हो सकती है, लेकिन इस बढ़ते कारोबार पर अब जरूरत है रोक लगाने की। निरसा में अंधी सुरंग, काली बोरी ले रही जान। 365 दिन में 22 की मौत, 30 दिन में 5 की मौत। इन आंकड़ों के बाद शायद तस्वीरों की भी जरूरत पड़ जाए, ये साबित करने के लिए कि कैसे लोग केवल 2 रुपयों के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी हम धनबाद जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर कालूवथान ओपी क्षेत्र के केथारडी जंगल में हैं। यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ बीसीसीएल का माइंस चलता है और यहाँ पे इस तरह के आपको दर्जनों माइंस मिल जाएंगे जो कि बीसीसीएल द्वारा नहीं बनाया गया है। और यहाँ पे कुछ सफ़ेद पोश, पुलिस और स्थानीय लोगों की मिलीभगत से इस तरह का माइंस का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि अवैध रूप से कोयला की निकासी होती है। देश की कोयला राजधानी के निरसा और झरिया के कतरास में हर महीने कोयला जान ले रहा है। अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन समेत पूरा महकमा अपनी गर्दन हिलाता है, लेकिन पत्थरों के नीचे टूट रही गर्दन की चिंता शायद किसी को नहीं। निरसा इलाके में चलती हैं कई अंधी सुरंग। 1 साल में कोयला निकालने में 22 लोगों की मौत। पिछले 1 महीने में 5 लोगों ने गंवाई जान। कोयला चोरी के मिलते हैं 2 रुपए प्रति किलो, 7 रुपए प्रति किलो बिकता है चोरी का कोयला। कोयला चोरी के दौरान लोग मरते हैं और परिजन शवों को लेकर भाग जाते हैं। अभी तक यही होता आया है। अगर केस करने की जरूरत आन पड़ी तो पुलिस की तरफ से कोई और बहाना बना दिया जाता है। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अवैध खदानों के मुहाने से निकलती जहरीली गैस के बीच नाक से लेकर पेट की भूख शांत करने की वजह कैसे जिंदा रहती है, लेकिन अवैध तरीके से। ना तो पुलिस, ना कोई सफ़ेद पोस्ट, ना ही इन्हें कोई रोकने वाला है और यहाँ बेरोक ठोक यहाँ से कोयला का निकासी अनबरत जारी रहता है। और अब बताया जाता है कि करीब 3 किलोमीटर तक अंदर खदान बनाया हुआ है और जिससे कि कोयला का प्रतिदिन निकासी होता है। आपको बता दें कि इस तरह के यहाँ पे दर्जनों माइंस हैं। अब ये भी जानिए कि चोरी पर लगाम कैसे लगेगी। कोयला खदान की घेराबंदी होनी चाहिए, जो नहीं है। नियमित निरीक्षण होना बेहद जरूरी है, जो नहीं होती। अवैध खनन में पुलिस को लेना होगा एक्शन, जो पुलिस नहीं लेती। बंद खदानों की भरपाई का काम भी जल्द होना चाहिए। सारे उपायों को जानने के बाद भी अगर चोरी और खत्म होती जिंदगी नहीं बच पा रही तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की पकड़ कमजोर है। विभाष चंद्र, न्यूज़ 18, धनबाद। बड़ी खबर चतरा से, जहां स्कूली छात्रा की बेरहमी से पिटाई की गई। रोटी मांगने पर वार्डन ने छात्रा की पिटाई की। सिमरिया के कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की घटना आपको बता रहे हैं। पिटाई मामले की पुलिस जांच में जुटी है। सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास भी स्कूल पहुंचे हैं, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें उसी स्कूल की है जहां छात्रा की पिटाई हुई है। बता दें कि स्कूली छात्रा की पिटाई रोटी मांगने पर हुई है। वार्डन ने छात्रा की पिटाई की है। सिमरिया कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की घटना आपको बता रहे हैं।
और इस पूरे मामले की पुलिस जांच तो कर ही रही है, साथ ही सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास भी विद्यालय पहुंचे हैं और अपने लेवल पे जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या मामला हुआ, आखिर क्यों रोटी मांगने पर वार्डन ने छात्रा को पीटा। खबर रामगढ़ के बड़लंगा थाना क्षेत्र से, जहां एक कलयुगी मां ने अपनी नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वह नवजात बच्ची मरी नहीं, दरअसल वहां से गुजर रहे लोगों को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लोगों ने तुरंत बच्ची को वहां से उठाया और सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को पूरी तरह स्वस्थ बताया। फिलहाल नवजात को CWC रामगढ़ को सौंप दिया गया है। ग्राम बदलंगा में एक नवजात शिशु घर के बाहर रखे होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस जाकर सत्यापन किया, पर नवजात शिशु के परिवार के बारे में पता नहीं चला, जिसे आज CWC के पास सुपुर्द किया गया। बड़ी खबर बेतला से, जहां टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक बाघिन का शव मिला। पेट्रोलिंग कर रहे वन कर्मियों ने कल शाम बाघिन के शव को सड़क किनारे देखा। वन अधिकारी बाघिन की मौत कैसे हुई इसकी जांच कर रहे हैं। बाघिन की मौत 12 से 14 साल के बीच बताई जा रही है। जी हां, जिस बाघिन की मौत हुई है उसकी उम्र 12 से 14 साल बताई जा रही है। और इसके अलावा आपको बताएं कि वन के जो अधिकारी हैं इस मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं कि आखिर किस परिस्थिति में बाघिन की मौत 12 से 14 साल की उम्र में हुई। तो नहीं कि कहीं कोई शिकारी डेरा डाला था, रुका था, ऐसे कोई एविडेंस मिले, एक चीज। दूसरा है या कोई गोली वोली का मिले या कोई हथियार मिले। दूसरा चीज है कि फीमेल है। दिल्ली में काम दिलाने के बहाने ट्रैफिकिंग का शिकार हुई 10 बच्चियों को आज रांची लाया गया। राजधानी एक्सप्रेस से रांची पहुंची इन बच्चियों को खूंटी जिला प्रशासन के पास भेजा गया। खूंटी पुलिस, CWC और एक NGO के सहयोग से सभी बच्चियों को दिल्ली से रेस्क्यू कराया गया। हालांकि रांची पहुंची ये बच्ची खुलकर कुछ बोल नहीं पा रही है। अमीषा कुमारी को लेकर न्यूज 18 की पहल की सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सराहना की। अमीषा कुमारी को 2019 में तत्कालीन CM रघुवर दास ने स्टेट टॉप करने पर 2 लाख की मदद की घोषणा की थी, लेकिन अब तक मदद नहीं मिलने की खबर को न्यूज 18 पर प्रमुखता से दिखाया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक न्यूज 18 बच्चियों की पढ़ाई में मदद दिलाने की पहल कर रही है, जो काफी सराहनीय है। रांची में आज 7वीं राष्ट्रीय और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय पैदल चाल प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम दिन पैदल चाल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। पैदल चाल प्रतियोगिता में राजस्थान की एक बेटी ने ओलंपिक क्वालिफाई किया। वहीं अंडर 20 पुरुष वर्ग में 10 किलोमीटर की रेस में 6 एथलीटों ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, तो वहीं अंडर 20 महिला वर्ग में एक खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। इस मौके पर मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का आश्वासन दिया। अमिताभ चौधरी जो कि रिटायर्ड RPS है, और कोई आप देश के युवाओं को आगे बढ़ाकर संभावना जिसमें है उसको तराशने के काम हम लोग कर रहे हैं, और उसका एक कड़ी है, पहले कड़ी है। इस बार एक नहीं 3 बार हम लोग इसका आयोजन हम लोग कर चुके हैं। नेशनल स्तर पर 7 बार हम लोग इसका आयोजन कर चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात। लेकिन झारखंड में सीमित नहीं, यहाँ बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिसको हम लोग को तरसने की जरूरत है। 6 साल से चेन्नई में हो रहा था, अचानक उन लोगों ने कहा कि हम नहीं कर सकते हैं, तो मुझसे कहा गया, तो मैंने कहा कि बोले कि ओलंपिक क्वालिफायर है, रांची का मौसम बहुत अच्छा है। हमने कहा कि ठीक है, हम लेते हैं, अगर कोई ओलंपिक क्वालिफाई करता है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी अंतर्राष्ट्रीय पैदल चाल प्रतियोगिता में राजस्थान की भावना जाट ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, जिसे लेकर भावना जाट को पुरस्कृत किया गया। भावना जाट ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भावना जाट से बात की संवाददाता ओम प्रकाश ने। मैराथन वॉकिंग रेस का आयोजन राजधानी रांची में हो रहा है और यहाँ से ओलंपिक का टिकट प्राप्त कर चुकी हैं। हमारे साथ भावना जाट मौजूद हैं जो राजस्थान की रहने वाली हैं। हमारे लिए रांची बहुत ही लकी रहा है और यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा सूट हुआ है हमको। जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ का जयपुर का और यहाँ का रांची का वेदर लगभग सेम ही है, और प्रैक्टिस में हम बहुत हार्ड प्रैक्टिस करके आए हैं। हमको पहले ही लगभग संभावना थी कि हम ओलंपिक का क्वालिफाई कर देंगे, फिर भी थोड़ा डर था, क्या पता किसी इंजरी के कारण या कुछ रह ना जाए कुछ भी। तो आज हमारा डेफिनेटली हो ही गया है क्वालिफाई, तो आज हम बहुत खुश हैं।
और आपने रिकॉर्ड भी बीट किया है और जिस वजह से ओलंपिक का टिकट आपको मिला, किनके रिकॉर्ड को आपने बीट किया था? मैंने सौम्या बेबी नाम से एक केरल का स्टेट का लड़की था, उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है और उसका रिकॉर्ड 1 घंटा 31 मिनट 29 सेकंड का था और मैंने अभी 1 घंटा 29:54 की है, तो काफ़ी 2 मिनट का फासला था, फिर भी मेरा बहुत अच्छा रेस गया है। कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। कुव्यवस्था के लिए कुख्यात रिम्स के डॉक्टरों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। रिम्स के आर्थो विभाग के डॉक्टर ने सड़क हादसे में घायल मरीज को मौत के मुंह से बाहर निकाला। घायल सौभाग्य तिवारी हीमोफीलिया का मरीज है। शरीर में फैक्टर 8 की कमी के कारण रक्तस्राव से मरीज की जान जाने का खतरा था। ऐसे में डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर मरीज की जान बचाई। मैं बाहर छोड़ करके डायरेक्ट रिम्स नहीं, जितना मैं चाहता हूँ उससे ज़्यादा थी। कितना था आपके बॉडी में मात्रा? मुझे लगता है कि -+1 या -1 था, 1 था शायद मैक्सिमम 60 या 70। हाँ, फैक्टर ब्लड जो भी उन्होंने अच्छा लगा ट्रीटमेंट में और जो मुझे चाहिए मेरे शरीर के लिए सारा कुछ। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।